नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पूरे बुक के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और 100% इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा कि 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है या इंग्लैंड है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उसको फ्रांस कहते हैं, वो क्या है, फ्रांस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो थी वो ऑटो बिस्मार्क की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो याद रखिएगा सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। गाइस, सन वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ कर रखिएगा, क्योंकि गाइस जो सन वाले प्रश्न हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो जो असहयोग आंदोलन है इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसका मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। 1920 में, 21 में, 22 में, 25 में। तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो महामंदी है इसका प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, 1929 ईस्वी में। इसके बाद आगे क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका, सॉरी न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में आपका प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कब यानी किस देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में प्रारंभ हुई, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर चीन। तो याद रखिएगा गाइस कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति क्या हुई, प्रारंभ हुई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैलाश बावनी, ज्योतिबा फूले या फिर रामा स्वामी। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले जो हैं ये गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी हो जाएगी, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी। तो अगर आपको कपास की खेती करना है तो भैया इसके लिए आपको काली मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि निम्न में से कहाँ सीढ़ीदार खेती होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो याद रखिएगा जो सीढ़ीदार खेती होती है वो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है इसका मुख्य कारण की बात करें तो अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई इसका क्या है, मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है गाइस ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाई गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जलमंडल का कितना % जो भाग है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो याद रखिएगा लगभग 97.5% जो भाग है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो याद रखिएगा गाइस जो चना होता है, काला चना, ये क्या है, रबी की फसल में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो कर्तन दहन कृषि किस राज्य में हो जाएगी। तो याद रखिएगा
मिजोरम में हो जाएगी कर्तनदहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक, ठीक है, कोडरमा अग्रणी उत्पादक क्या है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या तांबा। तो याद रखिएगा अभ्रक का उत्पादन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो भैया जो सीमेंट होता है, सीमेंट यही जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो याद रखिएगा जो आधारभूत यानी टिकने वाला उद्योग लौह इस्पात हो जाएगा एक आधारभूत उद्योग। इसके बाद में अगले प्रश्न को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्ति पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन गा वाला सही हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो भारत में कहीं पर भी आपको जाना है तो इसका प्रमुख साधन है सड़क परिवहन, यानी सड़क के माध्यम से ही हम लोग आ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी सबसे अधिक संख्या में तमिल पाए जाते हैं, ईसाई, सिंघली या मुस्लिम? तो याद रखिएगा जो सिंघली होते हैं ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य की बात करें तो संघीय राज्य जो दिल्ली है आपका, ये संघीय राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो संघीय राज्य की संख्या आपके भारत में 28 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा? तो याद रखिएगा संघीय सूची का जो विषय है वो रक्षा हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होनी चाहिए? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर 18 साल के आप हो गए हैं तब आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो ये आपके पूरे बुक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। आप मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।